वहीं अदनान उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। आज वो यकीनन बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उन्हें इन कपड़ों में देखकर अदनान का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो गुस्से में ही उसकी तरफ कदम बढ़ाता है। उसे और गुस्से में देखकर मदीहा डरते हुए आंखें बंद कर लेती है और तुरंत पीछे हटती है। पर तभी अदनान एक झटके में उसे गोद से उठा लेता है और बाकी सबको देखकर कहता है, सीधा घर। इतना कहकर वो मदीहा को लेकर बाहर की तरफ बढ़ जाता है। वहीं मदीहा डरते हुए सोफिया को उम्मीद से देख रही थी। अदनान गाड़ी से सिर टिकाए शांति से बैठा था और मदीहा मुसलसल 15 मिनट से रोए जा रही थी, पर अदनान ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो बस रेस्टोरेंट से लाकर उसे पैसेंजर सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर सिर सीट से टिकाए बैठ गया। ना उसने गाड़ी स्टार्ट की, ना कुछ कहा। वहीं उसकी इसी खामोशी से मदीहा डरकर कांप रही थी। अभी अभी उसने अदनान के जलवे देखे थे कि कैसे बेरहमी से उसने उस लड़के को मारा था। मदीहा अपनी सीट से चिपकी काफी देर तक रोती रोती जब थक गई तो फिर अपने आप ही चुप हो गई, पर उसका डर अभी भी बरकरार था। वो अभी भी कांप रही थी। उसे चुप होता देख अदनान बिना आंखें खोले वैसे ही आंखें बंद करे सीट से लगे कहता है, मन भर गया या और रोना है। उसकी बात सुनकर मदीहा दोबारा जोर जोर से रोने लगती है। वहीं उसे ऐसे रोता देख अदनान आंखें खोलकर उसे देखकर एक गहरी सांस लेकर कहता है, रो लो मन भर कर। उसकी बात सुनकर मदीहा के रोने की स्पीड और बढ़ जाती है, पर करीब 10 मिनट बाद मदीहा धीरे धीरे चुप हो जाती है और उसे चुप देखकर अदनान डैशबोर्ड पर रखी पानी की बोतल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, पी लो, थक गई होगी, कुछ एनर्जी मिल जाएगी। अभी मन नहीं भरा होगा ना रोकर। उसकी बात सुनकर मदीहा उसके हाथ से बोतल ले लेती है, क्योंकि वो सच में रो रो कर थक गई थी और उसका गला भी सूख गया था, इसलिए वो चुपचाप पानी पीने लगती है। वहीं अदनान उसे थोड़ा रिलैक्स देखकर कार स्टार्ट करता है और घर की तरफ मोड़ लेता है। कार में मदीहा एकदम चुपचाप बैठी थी, पर अचानक उसे ठंड महसूस होने लगती है। बाहर का टेम्परेचर काफी कम हो रहा था। अक्टूबर की आखिर के दिनों में ठंड शुरू होना तो लाजमी था, ऊपर से दिल्ली की सर्दी तो उफ माशाअल्लाह होती है। अदनान एक नजर उसे देखता है तो उसे ऐसे ठंड से कांपता देख पीछे से अपना कोट उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, कवर योरसेल्फ। मदीहा हिचकिचाते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। अदनान उसकी ना सुनकर एक गुस्से वाला लुक देकर कहता है, तुम पहन रही हो या मैं पहनाऊं? उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर मदीहा जल्दी से उसका कोट पहन लेती है और अदनान दोबारा कार स्टार्ट करता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है, कुछ खाया है? उसकी आवाज सुनकर मदीहा ना में सिर हिलाती है, क्योंकि अब उसे भी याद आता है कि उसने सुबह के बाद से कुछ नहीं खाया था। अदनान उसकी ना सुनकर नागवारी में अपना सिर हिलाता है और गाड़ी एक रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ देता है। कुछ देर बाद उसकी कार एक बेहद खूबसूरत रेस्टोरेंट के सामने रुकती है। अदनान कार से निकलकर दूसरी तरफ का दरवाजा खोलता है और फिर मदीहा के आगे अपना हाथ बढ़ाकर उसे निकलने का इशारा करता है। तो मदीहा पहले तो उसके बड़े से हाथ को देखती है, फिर हिम्मत करके उसके हाथ पे अपना हाथ देकर बाहर उतरती है। गाड़ी से उतरते ही उसके हाथ से अपना हाथ तुरंत छुड़ा लेती है। वहीं उसकी इस हरकत पर अदनान उसे घूर कर देखता है, पर कहता कुछ नहीं। वो दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं तो वो ज्यादातर खाली था। अदनान आगे बढ़कर एक सीट पर बैठता है और मदीहा को सामने वाली सीट पर बैठने का इशारा करता है, तो वो भी कुछ हिचकिचा कर बैठ जाती है। उनके बैठते ही वहाँ एक वेटर आकर पूछता है, सर आप क्या लेंगे? उसकी बात सुनकर मदीहा मेन्यू की तरफ हाथ बढ़ाती है, पर उससे पहले ही उसके कान में अदनान की आवाज आती है जो वेटर से कह रहा था, 1 व्हाइट सॉस पास्ता, 1 चिकन बर्गर एंड 1 चॉकलेट आइसक्रीम। उसका ऑर्डर लेकर वेटर तो चला जाता है, पर मदीहा हैरानी में अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके अदनान को देखने लगती है, क्योंकि वो सारा खाना जो अदनान ने ऑर्डर किया था वो मदीहा का फेवरेट था। उसे ऐसे हैरानी में देखकर अदनान अपना फोन स्क्रॉल करते हुए कहता है, अपने छोटे से दिमाग को इतनी तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। तुम बचपन से यही सब खाती आई हो, इसलिए मुझे पता होना कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी बात सुनकर मदीहा झेप कर फौरन अपनी नजरें हटा लेती है। थोड़ी देर बाद वेटर खाने को बड़े सलीके से रखकर चला जाता है और उस डिलीशियस खाने को देखकर मदीहा अपने मन में सोचती है, या अल्लाह, मुझे तो लगा था ये मुझे डांटेंगे, पर ये तो खाना खिला रहे हैं। कहीं खिला पिला कर हलाल तो नहीं कर देंगे मुझे। इनके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। क्या पता खिलाकर मेरी ही बिरयानी बनाकर खुद खा जाएं। वो यही सब सोच रही थी कि उसके कानों में अदनान की सख्त आवाज आती है, मेरे इरादों के बारे में बाद में डिस्कशन कर लेना, फिलहाल खा लो, भूखे को खिलाना सवाब का काम होता है, मैं वही कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मदीहा जल्दी से खाना खाने लगती है। फिर अचानक कुछ सोचकर अदनान से पूछती है, आप नहीं खाएंगे? अदनान बिना उसकी तरफ देखे अपने फोन में मेल्स चेंज करते हुए कहता है, मेरी पसंद इतनी बुरी नहीं है जो ये स्टूपिड सा खाना खाऊं। मदीहा अपना सर नीचे करे खाते हुए कहती है, हाँ आपकी पसंद तो बहुत ऑथेंटिक है ना। अदनान उसे घूरते हुए बोला,
मेरी पसंद के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि जो मुझे पसंद है वो सबसे खास होता है, सबसे मुख्तलिफ, सबसे खूबसूरत। उसकी बात सुनकर मदीहा अजीब सा चेहरा बनाकर कहती है, पर वेजिटेबल सूप और सलाद तो इतना अच्छा नहीं होता जितना आप बता रहे हैं। उसकी बात सुनकर अदनान नासमझी में पूछता है, मतलब? मदीहा बर्गर का एक बड़ा बाइट लेते हुए कहती है, आपकी यही तो पसंद है, वेजिटेबल सूप और सलाद, यही घास फूस तो खाते हैं आप। उसकी बात सुनकर अदनान गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि यकीनन वो खाने के बारे में बात नहीं कर रहा था। वो आंखें खोलकर उसे घूरते हुए कहता है, सच में तुम निहायत ही बेवकूफ़ हो। उसकी बात सुनकर मदीहा मायूसी से उसे देखती है, फिर वापस खाने लगती है। उसे आदत हो गई थी अदनान से बेइज्जती कराने की। इधर दूसरी तरफ सोफिया और उम्मीद बैक सीट पर बैठी थी और अजहर और रियान आगे। अजहर कार ड्राइव कर रहा था। चारों के चेहरे पर डर था, क्योंकि उन्हें पता था अदनान कुछ तो बड़ा करेगा उनके साथ। तभी उम्मीद डरते हुए कहती है, अदनान भाई क्या करेंगे अब हमारे साथ? जो करेंगे अच्छा नहीं करेंगे, रियान बोला। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, भाई मदीहा को क्यों अपने साथ ऐसे ले गए? सोफिया कुछ सोचते हुए बोली। हाँ यार, पता नहीं मदीहा और उनका क्या चलता रहता है। उसको खुद इतना डांटते हैं, पर कोई और उसे कुछ कहे ये बर्दाश्त नहीं होता उनसे, रियान बोला। हाँ, और ये पहली बार नहीं है। याद है जब मदीहा हाई स्कूल में थी तब एक लड़के ने उसे प्रपोज कर दिया था, और फिर भाई ने क्या हाल किया था। पूरे 15 फ्रैक्चर आए थे उस लड़के को। अजहर को जब लगता है कि ये लोग ज्यादा डिकोड करने लगे हैं तो वो बात बदल कर कहता है, मदीहा और भाई को छोड़ो, अपनी सोचो, भाई अपने साथ क्या करेंगे? रियान डरते हुए बोला। आप सही कह रहे हैं भाई। इधर मदीहा और अदनान रेस्टोरेंट से बाहर आकर वापस कार में बैठते हैं और अदनान कार स्टार्ट करता है, पर करीब 15 मिनट बाद अचानक कार रुक जाती है। वो दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो भी कार स्टार्ट नहीं होती। ये देखकर उसका दिमाग जो पहले से खराब था और खराब होने लगता है। वहीं मदीहा भी उसका बिगड़ता हुआ मुंह देख रही थी, पर कहती कुछ नहीं है। इधर अदनान कार से निकलकर कार खोलकर चेक करता है तो कोई वायर टूट गया था, जिसकी वजह से कार से धुआं निकलने लगता है। ये देखकर मदीहा भी बाहर आती है और चुपचाप वहीं खड़ी हो जाती है। अदनान गुस्से में कार पर एक घूसा मारकर कहता है, शिट, आज किस्मत ही खराब है, पहले दिमाग खराब हुआ और अब कार। उसकी बात सुनकर मदीहा खुद में बड़बड़ाती है, जब इंसान ही खराब हो तो किस्मत का क्या दोष। उसे ऐसे बड़बड़ाते देख अदनान उसे घूर कर देखता है तो वो चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी हो जाती है। वहीं अदनान घर पर ड्राइवर को फोन करने की कोशिश करता है, पर कोई फोन नहीं उठाता, जिससे उसका माथा और ठनक जाता है और वो चिढ़ते हुए कहता है, किस बात के पैसे देता हूँ मैं इन्हें जब ये एक फोन तक नहीं उठा सकते? अब हम कैसे जाएंगे? मदीहा बोली। अदनान उसे घूरते हुए बोला, अभी तुम्हारे लिए स्पेशल सिप मंगवाता हूँ। नहीं, आप बस एक कार बुला लीजिए, मदीहा बोली। कोई कार नहीं आ सकती, हमें घर जाना है तो पैदल ही जाना होगा, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, अदनान बोला। मदीहा हैरान होकर बोली, दूर नहीं है? क्या कह रहे हैं आप? 1 किलोमीटर दूर है, इतना कैसे चलूंगी मैं? अदनान सख्ती से बोला, चुपचाप चलो और अपने इन छोटे छोटे पैरों को यूज मिलाओ, कम ऑन। इतना कहकर वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। अब बेचारी नाजुक सी मदीहा के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। जिंदगी में शायद वो कभी इतना नहीं चली होगी जितना अब उसे चलना पड़ेगा। 1 किलोमीटर, ये सोचकर ही उसे थकान हो रही थी, पर फिर कुछ सोचकर वो अदनान का हाथ पकड़ने की जगह उसकी एक उंगली पकड़ लेती है, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मम्मी की पकड़ लेता है वैसे ही। उसकी इस हरकत पर अदनान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, पर फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। मदीहा अदनान की उंगली पकड़े चल रही थी और अदनान भी 20-20 में एक नज़र उसे देख लेता। अभी मुश्किल से वो दोनों 100 मीटर ही चले होंगे कि अचानक मदीहा रुक गई। उसे रुकता देख अदनान पूछता है, क्या हुआ? मैं नहीं चल सकती हील्स में, इट्स कॉम्प्लिकेटेड टू वॉक इन दिस, मदीहा बोली। उसकी बात सुनकर अदनान का ध्यान उसके पैरों में पहनी हील्स पर जाता है। वो ज़्यादा ऊंची तो नहीं थी, पर मदीहा को हील्स पहनने की आदत नहीं थी, इसलिए उससे मुश्किल हो रही थी। अदनान उसे डांटते हुए बोला, जब पहना नहीं जाता तो क्यों पहनी है? मदीहा मायूसी से कहती है, तो क्या करूं, मैं उम्मीद से भी छोटी लगती हूँ। ऐसे तो सब मुझे बच्ची समझेंगे, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। फिर थोड़ा आगे आकर कहती है, देखिए आपकी चेस्ट तक आती हूँ मैं, बस कंधे तक भी नहीं आती। सबको तो लंबे लंबे लोग पसंद होते हैं, मैं तो छोटी सी हूँ। अदनान एक गहरी सांस लेकर बोला, तो अगर तुम हील्स पहनोगी तो बड़ी लगने लगोगी। मदीहा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ देखिए, हील्स के साथ मैं आपके कंधों तक तो आ ही रही हूँ और बड़ी भी लग रही हूँ। अदनान के चेहरे पर उसकी बातें सुनकर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, पर वो मुस्कुराहट कोई देख नहीं पाता। फिर वो नीचे झुककर उसके पैरों की तरफ हाथ बढ़ाता है तो मदीहा तुरंत पीछे होकर हड़बड़ाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप? माना कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, पर आपको मेरा आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है।
उसकी इस बात पर अदनान उसे घूर कर देखता है और सख्ती से कहता है, खबरदार, अगर एक भी कदम पीछे लिया तो, या अपनी जबान खोली दो। उसकी बात सुनकर मदीहा फौरन अपने मुंह पर एक उंगली रख लेती है और उसे सीधा खड़ा देख अदनान बड़े आराम से उसके पैरों से हील्स निकालता है। उसे इस वक्त अगर कोई देख ले तो उसे हैरानी से ही हार्ट अटैक आ जाए। अदनान सिद्दीकी, जिसके आगे बड़े से बड़ा जज भी बोलने से पहले सोचता है, जिसकी एक नज़र से लोगों की रूह कांप उठती है, जो कभी किसी से नजरें झुकाकर बात तक नहीं करता, जिसके आगे बड़े से बड़े पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन क्रिमिनल्स अपने जूते घिस देते हैं सिर्फ एक बार मिलने के लिए। आज वही अदनान सिद्दीकी खुद अपने घुटनों पर बैठा किसी लड़की की सैंडल निकाल रहा था। अदनान उसकी हील्स निकाल कर पलट कर उसकी तरफ बैठते हुए कहता है, चल जाओ। मदीहा हैरानी से बोली, आप मुझे अपनी पीठ पर बिठा कर लेकर जाएंगे? पर घर तो बहुत दूर है। और कोई तरीका नहीं है, अगर तुम अपने पैरों से चलकर जाओगी तो घर जाते जाते घुल जाओगी, अदनान बोला। उसकी बात सुनकर मदीहा भी चुपचाप उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और उसकी गर्दन के चारों तरफ अपने हाथ लपेट लेती है। वहीं उसके बैठने के बाद अदनान बड़े ध्यान से खड़ा होता है और घर की तरफ चल देता है। मदीहा को बड़ा मजा आ रहा था इस राइड में। वो खुश थी, कम से कम चलकर तो घर नहीं जाना। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो कहती है, सुनिए। अदनान बोला, मदीहा, थैंक यू। किस लिए? मदीहा जरा मायूसी से बोली, मुझे बचाने के लिए। आज पता है, जब वो लड़का मेरे बारे में ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहा था तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा गला घोट रहा हो, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। पर आपको उसे मारना नहीं चाहिए था। अब अगर उसने पुलिस कंप्लेंट करी तो पुलिस आपको जेल में बंद कर देगी। अदनान मुस्कुराते हुए इसकी मासूम बातें सुन रहा था। वो कुछ सोच कर कहता है, अच्छा है ना, मैं चला जाऊंगा, तुम तो खुश होगी। तुम्हें तो मेरे आसपास रहने से भी डर लगता है, मेरे बारे में सबसे बिचिंग भी करती हो, तो अगर पुलिस मुझे ले जाएगी तो तुम तो खुश होगी ना। उसकी बात सुनकर मदीहा नाम में जल्दी जल्दी सिर हिलाकर कहती है, ऐसा नहीं है, आपसे जरूर ये सब कुछ उम्मीद ने कहा होगा। मैं तो कभी ही नहीं करती आपकी बीचिंग, बल्कि मैं तो आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलती हूँ सबको, कि आप कितने अच्छे हैं, सबसे कितना प्यार करते हैं। वो तो सोफिया और उम्मीद है जो आपको खड़ूस, स्ट्रिक्ट, अकड़ू कहती हैं। मैं कभी नहीं कहती, बल्कि मैं तो उन्हें समझाती हूँ कि आपके बारे में कुछ उल्टा ना बोले। मुझे अच्छा नहीं लगता, पर वो मेरी बात नहीं सुनती, सच में आपकी कसम। उसकी बातें सुनकर अदनान की आंखें छोटी हो जाती हैं। मतलब ये लड़की जो पूरी दुनिया में उसकी चुगलियां करती फिरती थी, आज कैसे सफाई से झूठ बोल रही है, ऊपर से उसकी कसम भी खा रही है। मतलब हद है। फिर कुछ सोच कर वो कहता है, अच्छा तुम्हें इतनी फिक्र है मेरी? और नहीं तो क्या, आपसे कितना कुछ सीखने को मिलता है मुझे, मदीहा बोली। ठीक है, फिर जब पुलिस मुझे पकड़ने आएगी तो मैं तुम्हारा भी नाम ले लूंगा, फिर तुम भी चलना जेल में, वहाँ काफी कुछ सिखाऊंगा तुम्हें। अदनान की बात सुनकर मदीहा जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहती है, क्या? पर क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया, और अभी तो मेरी बुक भी नहीं छपी, मेरी शादी भी नहीं हुई, और अभी तो मैं अपने आइडिया से भी नहीं मिली। मैं कैसे जेल से आ सकती हूँ? मैं तो नहीं जाऊंगी आपके साथ। अदनान उसे ऐसे हड़बड़ाते देख मुस्कुरा उठता है। अब उस नादान को क्या पता कि जिसे पुलिस की धमकी दे रही हो पूरे सिस्टम को अपनी जेब में रखे घूमता है। अदनान उसकी बात सुनकर कुछ और कहता उससे पहले ही मदीहा दोबारा कहती है, आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़की है, ज़ारा नाम है उसका, बहुत खूबसूरत है वो और बहुत इंटेलिजेंट भी, हमेशा फुल मार्क्स लाती है और भी बहुत कुछ आता है उसे। अदनान चिढ़ते हुए बोला, तो तुम मुझे क्यों बता रही हो? वो आप आए थे ना यूनिवर्सिटी, तब देखा था उसने, आपको कह रही थी कि आप उसे बहुत अच्छे लगे। वैसे तो मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं है, पर आपके लिए बात चलाऊं अगर आप कहें तो। उसकी ये बात सुनकर अदनान का मूड जो अभी इतना अच्छा था एकदम से बदल जाता है और वो गुस्से में कहता है, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें हम कॉलेज पढ़ने भेजते हैं, ये रिश्ते करवाने नहीं, बेवकूफ़ लड़की। मदीहा मासूमी से बोली, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो आपके हवाले से सोच रही थी। अब सोचिए, कल को आपकी शादी होगी, फिर छोटा बेबी आएगा, कितना मज़ा आएगा ना, हम उसका अच्छा सा नाम रखेंगे। मदीहा मासूमियत से बोली। उसकी बात सुनकर अदनान का मन कर रहा था कि अभी उसे यहीं पटक दे, पर अफसोस दिल इख्तियार में नहीं था। वो चिढ़ते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरी बेबी की जिम्मेदारी पूरी तुम्हारी ही रहेगी, और रही बात शादी की तो अभी वक्त है उसमें, और तुम्हें ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। मदीहा मासूमियत से बोली, आप मुझे बेवकूफ़ क्यों बोलते रहते हैं? बड़ी अम्मी कहती है लड़कियों से ऐसे बात नहीं करते, और मैं तो कल किसी और के घर चली जाऊंगी, फिर आप पछताएंगे, देखना। उसकी बात सुनकर अब अदनान का सब्र जवाब दे गया था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, चुप, अब अगर तुमने और बकवास की तो यही कुत्तों के बीच छोड़कर चला जाऊंगा। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अभी कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पूछूंगा तो वो नहीं बता पाओगी, और बकवास देखो कितनी करनी आती है। उसकी डांट सुनकर मदीहा चुप हो जाती है। वो समझ गई थी कि अदनान अपने नॉर्मल कोल्ड ऑरा में आ गया है, इसलिए अब वो चुप रहे तो बेहतर है।
ऐसे ही करीब 20 मिनट चलने के बाद जब अदनान को कोई हलचल महसूस नहीं हुई और उसने हल्का सा पीछे देखा तो वो नादान उसकी पीठ पर सर रखे उसी से चिपकी सो रही थी। उसे ऐसे सोता देख वो गहरी सांस लेकर कहता है, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? जब चुप रहती है तभी अच्छा है, मुंह खोलेगी तो कुछ कचरा ही बोलती है। क्या फायदा इतनी रोमांटिक नॉवेल पढ़ने का जब दिमाग मटर के दाने जितना भी काम न करता हो। इतना कहकर वो एक गहरी सांस लेकर अपने ब्लूटूथ को ऑन करके किसी को कॉल करता है और कॉल उठते ही अपने सख्त आवाज में कहता है, कार ले आओ। उसके कहते ही करीब 2 मिनट में ही वहां एक कार आकर रुकती है और ड्राइवर कार से उतरकर अदनान के लिए बैक डोर खोलता है तो अदनान मदीहा को लिए उसमें बैठ जाता है और ड्राइवर भी अपनी जगह बैठकर कार स्टार्ट करता है। करीब 10 मिनट बाद अदनान की कार सिद्दीकी हवेली के बाहर रुकती है तो अदनान मदीहा को गोद में लिए अंदर जाता है। अब तक सब बड़े अपने कमरे में थे। अदनान बिना परवाह किए मदीहा को लेकर उसके कमरे की तरफ जाता है जहां सोफिया पहले से ही मदीहा का इंतजार कर रही थी। उसे ऐसे अदनान की बाहों में देख वो घबराते हुए पूछती है, भाई क्या हुआ इसे? पर अदनान उसे कोई जवाब नहीं देता और उसे अच्छे से लिटाकर ब्लैंकेट से कवर करते हुए बिना सोफिया की तरफ देखे कहता है, सबके सब मुझे अभी स्टडी रूम में चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं सोफिया के चेहरे पर डर दिखने लगता है। उसे अदनान की बात का मतलब पता था। 15 मिनट बाद अदनान के स्टडी रूम में सोफिया, उम्मीद, रयान और अजहर सिर झुकाए खड़े थे और अदनान टेबल से टेक लगाए खड़ा बस एक टक उन्हें घूर रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, वो बस उन्हें बिना किसी भाव के घूर रहा था और उसकी इसी खामोशी से सबको डर लग रहा था। जब वो बहुत देर तक कुछ नहीं कहता तो अजहर कहता है, भाई आई एम सॉरी, हमारी गलती की वजह से। सॉरी गलती के लिए होता है अजहर, लापरवाही के लिए नहीं। तुम में से किसी को अंदाजा है क्या हो सकता था वहां? अदनान बोला। सॉरी भाई, वो अदनान गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मुझे अंदाजा है क्या हो सकता था। उसके ऐसे चिल्लाने पर सब एकदम डर गए। वहीं उसे कुछ ना बोलता देख अदनान आगे कहता है, खामोश क्यों हो? इस बार मदीहा की इसमें कोई गलती नहीं है। गलती अगर किसी की है तो वो हो तुम सब। ये जानते हुए भी कि वो कितनी रिस्पॉन्सिबल है, तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। फिर अजहर के पास जाकर अदनान कहता है, मैं कम से कम तुमसे तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। सब इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं पर तुम, आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू अजहर। अब तो मुझे खुद के डिसीजन पर शक हो रहा है। अपनी बहन की शादी तुमसे फिक्स करके ठीक किया भी है या नहीं? उसकी ये बात सुनकर अजहर हैरानी में अदनान की तरफ देखता है। अदनान कभी सोफिया और अजहर के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बोलता था, पर आज उसके मुंह से ये सुनकर अजहर को रियलाइज हो रहा था कि शायद उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या हो सकता था? वो लड़के कुछ भी कर सकते थे मदीहा के साथ। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो इस घर की इज्जत कितनी मायने रखती है मेरे लिए, और उससे कहीं ज्यादा इस घर में रहने वाले लोगों की हिफाजत अंदाज है। तुम्हें और मदीहा ही क्यों, सोफिया भी हो सकती थी, उम्मीद भी हो सकती थी। पहली बात तो तुम उन्हें वहां लेकर क्यों गए, और अगर लेकर गए तो वहां का माहौल देखकर तुरंत वापस क्यों नहीं लेकर आए, और ऊपर से उन्हें अकेला भी छोड़कर चले गए। उनकी बात सुनकर अब रेहान और अजहर को एहसास हो रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगर सच में अदनान नहीं आता और वो लड़के कुछ कर देते तो क्या होता। अदनान की बातें सुनकर सभी का सिर झुका हुआ था। सोफिया को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों छोड़कर गई मदीहा को। भाई आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सोफिया बोली, नहीं, गलती तुम लोगों की नहीं है, गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी। जब जब मैं उसके हवाले से किसी और पर भरोसा करता हूँ मुझे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब से तुम में से कोई उससे बात नहीं करेगा। पर भाई, रेयान बोला, कोई बहस नहीं। फिर अदनान सोफिया को देखकर कहता है, तुम अपना सामान उसके कमरे से शिफ्ट करो, अब तुम उसके कमरे में भी नहीं रहोगी। उसकी बात सुनकर सोफिया रोते हुए कहती है, नहीं भाई प्लीज, आप जानते हैं हम बचपन से साथ रहते आए हैं, आप मुझे इतनी बड़ी सजा ना दीजिए। मैं कोई और सजा भुगत लूंगी, आपकी सारी बातें मानूंगी और उससे कभी आगे से अकेला नहीं छोड़ूंगी। पर प्लीज भाई, मुझे जो कहना है मैं कह चुका हूँ, नाउ लीव। इस बार अदनान ने जरा चिल्लाते हुए कहा था, इसलिए सब चुपचाप वहां से चले जाते हैं। पर सोफिया का तो जैसे दिल टूट गया था। वो हमेशा से मदीहा के साथ रहती आई थी और अब अदनान ने उससे वो हक मानो छीन लिया था। अगली सुबह मदीहा जब सोकर उठी तो उसकी नजर सोफिया पर गई जो अपने कपड़े एक बैग में रख रही थी। उसे ये सब करते देख मदीहा अलसाई आवाज में कहती है, क्या हुआ, कहीं जा रहे हैं हम जो सामान बांध रही हो? सोफिया रुआसी आवाज में बोली, हम नहीं, सिर्फ मैं अपना सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि अब मैं वहीं रहूंगी। उसकी बात सुनकर मदीहा की तो नींद ही उड़ जाती है और वो हैरानी से कहती है, क्या? पर क्यों? मैंने तो तुमसे लड़ाई भी नहीं करी, फिर तुम कमरा छोड़कर क्यों जा रही हो?
देखो, अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी है तो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, पर तुम कमरा क्यों चेंज कर रही हो? और तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत है और तुम भी तो नहीं रह पाओगी ना मेरे बिना। सोफिया अपना सामान बेड पर फेंक कर मायूसी से कहती है, तो मैं क्या करूं? भाई के ऑर्डर है और उन्होंने कहा है कि मैं, अजहर जी, उम्मीद या फिर रियान भाई में से कोई तुमसे बात नहीं करेगा, क्योंकि हमारी वजह से कल वो सब हुआ। अगर हम ध्यान देते तो वो लड़का कुछ उल्टा नहीं बोलता। वाट, पर इसमें तुम लोगों की गलती नहीं है। और वो कौन होते हैं ये बताने वाली कि कौन मुझसे बात करेगा कौन नहीं करेगा? बहुत हो गया उनका, मैं अब उनसे बात करके आती हूँ, तुम रुको, मदीहा उठते हुए बोली। सोफिया उसे रोक कर कहती है, नहीं, तुम भाई के पास मत जाओ, वरना पता चला वो कोई और सजा भी सुना दे। तुम फिक्र ना करो, बहुत हो गया तुम्हारे भाई का, वो इस तरह मेरी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकते। इतना कहकर मदीहा बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है और सोफिया उसे देखती रह जाती है। इधर अदनान स्टडी रूम में बैठा कोई सीरियस मीटिंग अटेंड कर रहा था। वहां का माहौल काफी सीरियस था, यकीनन कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। तभी धड़ाम की आवाज के साथ कोई बहुत जोर से दरवाजा खोलता है और ये धमाका सुनकर अदनान गुस्से में दरवाजे की तरफ देखता है, पर दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें वापस नॉर्मल हो जाती है और गुस्सा कुछ हद तक शांत हो जाता है। मदीहा अंदर आकर गुस्से में किसी बात की परवाह किए बिना कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको पता है ना, मैं बचपन से सोफिया के साथ रहती आई हूँ, वो मेरे कमरे में ही रहेगी। आपको हक नहीं ऐसे मेरी जिंदगी के फैसले लेने का। अदनान, जो अभी थोड़ा शांत हुआ था, इस तरह उसकी तेज आवाज सुनकर उसका चेहरा वापस से सख्त हो जाता है और वो बिना लैपटॉप की स्क्रीन को देखे अपनी गहरी आवाज में कहता है, मीटिंग इज ओवर। उसकी इतनी गहरी आवाज सुनकर मदीहा का ध्यान भी लैपटॉप पर जाता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अदनान कोई मीटिंग अटेंड कर रहा था और वो इस तरह बिना इजाजत लिए दंदनाते हुए अंदर चली आई और ना सिर्फ इतना ही, ऊपर से इतनी जोर से चिल्ला भी दी। ये महसूस करके जो हिम्मत अभी उसके अंदर आई थी वो एकदम से छूमंतर हो जाती है और उसके चेहरे पर डर वापस से दिखने लगता है। वहीं अदनान अपनी चेयर से उठकर धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगता है। इस बीच उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और ना ही उसने कुछ कहा था। वहीं उसे अपनी तरफ आता देख मदीहा घबराहट के मारे एक एक कदम पीछे लेने लगती है, पर थोड़ी देर में ही उसकी पीठ सीधा दीवार से जाकर लगती है और अब उसके पास बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब तक अदनान भी उसके बिल्कुल करीब आ गया था। उसे इस तरह अपने करीब देखकर मदीहा साइड से जाने की कोशिश करती है, पर इससे पहले कि वो जा पाती, अदनान उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसे खुद के और दीवार के बीच कैद कर लेता है। मदीहा घबराते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? अदनान उसके चेहरे पर आई एक लट को उसके कान के पीछे करते हुए अपनी गहरी आवाज में कहता है, जो कहने आई थी वो कहो, मेरी बात छोड़ो मदीहा। उसकी बात सुनकर मदीहा को याद आता है कि वो यहाँ क्यों आई थी और वो दोबारा हिम्मत करके कहती है, आपने सोफिया को कमरा शिफ्ट करने के लिए क्यों कहा है? आप जानते हैं ना, हम बचपन से साथ ही रहते आए हैं, फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेरी आदत है उसके साथ रहने की। मदीहा की बात सुनकर अदनान बिना किसी भाव के कहता है, वक्त के साथ साथ इंसान को आदतें बदल लेनी चाहिए, अच्छा होता है। और रही बात सोफिया को कमरा शिफ्ट करने की कहने की, तो ये उसकी सजा है, उसकी नहीं मेरी भी सजा है और आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको कोई हक नहीं मेरे हवाले से कोई भी फैसला लेने का, मदीहा बोली। अदनान हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, ये बात कहने में तुम्हें बहुत साल लग गए, खैर आज तक तुम्हारा हर फैसला मैंने लिया है, इसलिए हक की बात तो तुम ना करो तो अच्छा होगा। मदीहा उसकी आंखों में देखकर गुस्से में कहती है, आपने मेरे हक में फैसले लिए नहीं हैं, बल्कि मुझ पर अपने फैसले थोपे हैं। और आपको क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? ये जो आप घर वालों को मैनिपुलेट करके बहुत अच्छे बने फिरते हैं, मत बना कीजिए, जहर लगते हैं। सोफिया मेरे ही कमरे में रहेगी, ये मेरी और उसकी पर्सनल बात है, आप कोई नहीं होते बीच में बोलने वाले। इतना कहकर वो अदनान का हाथ झटककर साइड से जाने ही वाली होती है कि अदनान वापस उसका हाथ पकड़कर एकदम से उसे अपनी तरफ खींचता है और मदीहा की पीठ सीधा अदनान के सीने से जा लगती है। उसका एक हाथ भी अदनान ने मोड़कर उसकी पीठ से लगाया हुआ था। उसके इस रिएक्शन पर मदीहा घबराते हुए छटपटा रही थी। छोड़िए मुझे, क्या हरकत है ये? अदनान अपने होठ उसके कानों के पास ले जाकर बेहद गहरी आवाज में कहता है, आज पहली बार तुम मेरे खिलाफ भी गई तो किसी और के लिए, और ये बात मुझे पसंद नहीं आई। मदीहा चिढ़ते हुए बोली, आपकी पसंद और नापसंद का ठेका नहीं ले रखा है मैंने। उसकी बात सुनकर अदनान हल्का सा मुस्कुराकर उसे एक झटके के साथ छोड़ देता है
और उसके ऐसे अचानक छोड़ने पर मदीहा 2 कदम लड़खड़ाकर खुद को संभाल कर खड़ी हो जाती है और हैरानी से उसे देखती है। तो अदनान बड़े आराम से अपने हाथ अपनी पॉकेट में डाले टेबल के पास जाता है और अपनी पीठ उससे लगाकर खड़े होते हुए अपने पैरों को क्रॉस करके कहता है, तुमने ठीक कहा, मेरी पसंद का ठेका तुमने नहीं ले रखा। ठीक उसी तरह तुम्हारी पसंद का ठेका भी मैंने नहीं ले रखा है। तुम्हें सोफिया को अपने कमरे में रखना है ना, तो जाओ मना लो उसे। अगर मेरे फैसले के खिलाफ जाकर वो तुम्हारे साथ रुक जाए तो मेरा नाम भी अदनान सिद्दीकी नहीं। उसकी इस बात पर मदीहा का सारा हौसला धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि उसे पता था जब तक अदनान खुद सोफिया को इजाजत नहीं दे देता वो कभी उसकी बात नहीं मानेगी। ये सब सोचकर वो हल्की नाराजगी से चिढ़ते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बहुत ज्यादा बुरे। अदनान मुस्कुराते हुए बोला, पता है, कुछ नया बताओ। उसे ऐसे चिल देखकर मदीहा को और गुस्सा आ जाता है, पर फिलहाल उसे शांति से काम लेना था, इसलिए वो एक गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा शांत करके बेहद प्यार से कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज उसे मेरे कमरे में रहने दीजिए ना। अभी 1-2 साल में उसकी शादी हो जाएगी, फिर तो वैसे ही हमने अलग अलग कमरों में रहना है। तुम दोनों का बस चले तो शादी के बाद भी तुम दोनों एक ही कमरे में रहो। खैर, मैं जो कर रहा हूँ वो उसकी सजा है। कल उसने भी बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी की थी और पहले भी वही कर चुकी है। पहले उसकी गलती की वजह से तुम लाइब्रेरी में बंद हुई और कल वो तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई। मेरी बहन है, इसलिए उसे कोई सजा नहीं दे सकता, तो बस तुमसे दूर कर रहा हूँ। अदनान बोला, पर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उसे मुझसे दूर नहीं कर सकते, मैं बता रही हूँ। मदीहा बोली, मैं कर सकता हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। गनीमत मानो कि मैंने अभी कुछ किया नहीं। इतना कहकर वो स्टडी रूम से बाहर जाने वाले होता है कि तभी उसके कानों में मदीहा की आवाज पड़ती है और उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। आपको मेरी कसम, सोफिया को रहने दीजिए मेरे कमरे में। उसकी बात सुनकर अदनान गुस्से में उसकी तरफ देखता है तो मदीहा जल्दी से कहती है, देखिए, अम्मी कहती है अगर कोई कसम तोड़ता है तो जिसकी कसम होती है वो मर जाता है। अब अगर आपने मेरी कसम तोड़ी तो मैं मर जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर अदनान की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो मदीहा के पास जाकर उसे उसकी बाजू से पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ते हुए कहता है, हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की। उसके ऐसे चिल्लाने पर मदीहा पूरी तरह कांप गई थी। अदनान भले ही उसके साथ स्ट्रिक्ट था, पर वो ऐसे कभी नहीं चिल्लाता था। वो डरते हुए कहती है, माँ, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, मजाक में। ये सब कहते कहते उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसने कभी अदनान को इतने गुस्से में नहीं देखा था। हाँ, वो गुस्सा करता था, पर दूसरों पर। उस पर वो कभी ऐसे चिल्लाया नहीं करता था, थोड़ा बहुत डांट देता था बस। वहीं मदीहा को ऐसा डरता देख अदनान उसे झटके से छोड़कर पलट कर खड़ा हो जाता है और गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है। पर मदीहा अभी भी डरते हुए उसे देख रही थी। कुछ देर के बाद शांत होने पर अदनान वापस मदीहा की तरफ देखकर शांत सी आवाज में कहता है, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। वहीं अचानक से कॉफी का सुनकर मदीहा हैरान आंखों से उसे देखने लगती है। कहाँ वो अभी उस पर चिल्ला रहा था और कहाँ अब इतना शांत होकर कॉफी मांग रहा है। पर मदीहा में हिम्मत नहीं थी कि वो कोई और सवाल करे, इसलिए चुपचाप मायूस होकर वहां से जाने लगती है। पर तभी उसके कानों में अदनान की आवाज दोबारा आती है, जो कह रहा था, सोफिया से कहना कि उसे सामान शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। उसकी ये बात सुनकर मदीहा खुशी से उसकी तरफ देखकर कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछती है, सच्ची? अगर तुम 1 मिनट में यहाँ से दफा नहीं हुई तो मैं यकीनन अपना इरादा बदल लूंगा। उसके बिगड़ते तेवर देखकर मदीहा जल्दी से वहां से फुर हो जाती है और उसके जाने के बाद अदनान एक गहरी सांस लेता है। मदीहा कमरे में आती है तो वहां सोफिया नहीं थी। वो उसे ढूंढते हुए किचन तक आती है तो वो वहीं मायूस सी बैठी थी। उसे ऐसे देखकर मदीहा उसे साइड हक करते हुए कहती है, अरे भाई, अब मातब बनाना बंद करो खुदा के लिए। तुम चुप कर जाओ, मैं पहले ही परेशान हूँ, सोफिया बोली। मदीहा उसे देखकर बोलती है, क्यों परेशान हो तुम? यार, मुझे आदत नहीं है तुम्हारे बगैर सोने की, मैं तो तुम्हें बिना हक करे सो भी नहीं पाती। मदीहा मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बड़ा मसला है। शादी के बाद भी तुम अजहर भाई की जहां मुझे गले लगाओगी तो उन्हें कैसा लगेगा? सोफिया चिढ़ते हुए बोली, तुम ना चुप ही रहो, सब समझती हूँ मैं। तुम तो चाहती हूँ मैं चली जाऊँ तुम्हारे कमरे से ताकि तुम मेरी साइड ले सको। उसकी बात सुनकर मदीहा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, मैं चाहती तो हूँ, पर अभी उसमें वक्त है। फिलहाल तुम मेरे ही कमरे में रहने वाली हो। मतलब? सोफिया बोली, मतलब ये कि तुम्हारे भाई ने इजाजत दे दी है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो चंगेज खान मान गए हैं। ये बात सुनकर सोफिया एकदम से एक्साइटेड होते हुए चीख कर कहती है, क्या कहा तुमने? दोबारा तो कहना। भाई मान गए? ऐसे कैसे मान गए? वो तो कभी भी अपनी बात खाली नहीं जाने देते।
हैरानी तो मुझे भी हुई थी कि वो मान कैसे गए, पर पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया। और वैसे भी मुझे तो लगा था हड़ताल पर उतरना पड़ेगा। खैर, जो होता है अच्छा होता है। तो अब तुम कहीं नहीं जा रही हो, अपना मूड ठीक करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ। मेरे हाथों में जादू है, जब तुम्हारी स्तन की भाई को पसंद आ सकती है तो तुमको भी आएगी, मदीहा बोली। इतना कहकर वो कॉफी बनाने लगती है और सोफिया भी उससे दुनिया जहां की बातें कर रही थी और मदीहा भी जवाब दे रही थी। थोड़ी देर बाद कॉफी बनी तो उसने एक कप में निकालकर सोफिया को दी और दूसरे कप में अदनान के लिए निकालने लगी। सोफिया कॉफी का मग उठाकर उसकी खुशबू लेते हुए कहती है, वाह, लग तो काफी टेस्टी रही है। इट्स आल्सो स्मेल्स गुड। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए एक सिप लेती है, पर पहला सिप लेते ही उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो मग वहीं रखकर तेजी से वॉश बेसिन की तरफ भागती है और सारी कॉफी उगलकर जोर जोर से खांसते हुए कहती है, यक मदीहा, क्या है ये। मदीहा उसके पास जाकर उसकी पीठ थपथपाते हुए फिक्र के साथ कहती है, क्या हुआ, कॉफी पसंद नहीं आई। सोफिया चिढ़ते हुए बोली, कॉफी या जहर, ये कितनी बुरी है, एक बार जरा खुद पीकर देखो। उसकी बात सुनकर मदीहा मग उठाकर एक सिप लेती है तो तुरंत उगल देती है और कहती है, ये तो बहुत बुरी है। सोफिया गुस्से से बोली, अब जब शक्कर के यहाँ नमक डालोगी तो यही होगा, और तुम भाई को ये कॉफी पिलाने वाली थी। मदीहा कुछ हिचकिचाते हुए बोली, पर मैं तो उन्हें पिछले 3 दिनों से ऐसी ही कॉफी बनाकर पिला रही थी। मुझे अम्मी ने कहा था कि जार में पिसी हुई शक्कर रखी है, मुझे क्या पता था वो शक्कर नहीं नमक है। सोफिया कुछ हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ कहती है, क्या तुम भाई को 3 दिनों से ऐसी कॉफी पिला रही हो। या अल्लाह, अभी तक तो मुझे लगता था कि चची जान ऐसे ही कहती हैं, पर अब तो मुझे भी तुम्हारे ससुराल वालों पर तरस आ रहा है। तुम में इतना दिमाग नहीं कि एक बार चेक कर लो कि नमक है या शक्कर। मदीहा मायूसी से बोली, हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती, वो भी तो कह सकते थे ना कि मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, पर वो तो चुपचाप पी लेते थे, कुछ कहते ही नहीं थे, तो मुझे पता ही नहीं चला। और मैं तो जिंदगी में पहली बार कॉफी बनाई थी, जैसी बनी बना दी। मदीहा को ऐसे मायूस देखकर सोफिया कुछ शांत होती है। उसे भी पता था कि मदीहा से तो पानी तक उबाला नहीं जा सकता, क्योंकि उसने कभी किचन में काम ही नहीं किया था। इसलिए वो कुछ सोचते हुए कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आज मैं कॉफी बना देती हूँ, तुम देख कर सीख लो, ठीक है, क्योंकि भाई की कॉफी का वक्त होने वाला है। पर अगर उन्हें पता चल गया तो रोज इतनी बुरी कॉफी बनाती हूँ, तुम इतनी अच्छी बनाओगी फिर। अरे वो कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें तो सिर्फ कॉफी से मतलब है, और अगर कुछ कहें तो कह देना मैंने बनाए हैं, क्योंकि तुम्हें ठीक से बनानी नहीं आती। उसकी बात मदीहा को भी कुछ ठीक लगती है, तो वो भी चुपचाप उसे देखने लगती है और सोफिया उसे एक एक कर सारे स्टेप्स बता रही थी कॉफी बनाने के। कुछ देर बाद जब कॉफी बनकर तैयार हो जाती है तो सोफिया उसे एक मग में निकालकर मदीहा की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, लो ले जाओ भाई के पास। मदीहा उसके हाथ से मग लेकर सीधा अदनान के स्टडी रूम की तरफ चली जाती है, क्योंकि फिलहाल वो वहीं था। स्टडी रूम के बाहर पहुंचकर इस बार बाकायदा दरवाजा खटखटाती है, पिछली बार की तरह सीधा अंदर नहीं घुसती। अंदर से अदनान की मंजूरी मिलने पर वो अंदर जाती है और बिना उसकी तरफ देखे नजरें झुकाए ही कॉफी मग टेबल पर रखकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, क्योंकि जब तक अदनान उसे जाने की इजाजत नहीं दे देता उसे जाना अलाउड नहीं था। वहीं अदनान उसे देखते हुए ही कॉफी का मग उठाकर जैसे ही पहली सिप लेता है उसका चेहरा काला पड़ जाता है और वो अपनी सख्त आवाज में मदीहा को घूरते हुए कहता है, किसने बनाई है ये कॉफी। मदीहा उसकी सख्त आवाज सुनकर कुछ हिचकिचाते हुए कहने की कोशिश करती है, वो दरअसल मैं। अदनान उसकी बात काट कर दोबारा वैसे ही सख्त अंदाज में कहता है, मैंने पूछा किसने बनाई है ये, तो सीधा सीधा जवाब दो, और खबरदार जो झूठ बोला तो। सोफिया ने। अदनान मग टेबल पर रखकर कॉफी वैसे ही छोड़ते हुए कहता है, और मैंने किसे कहा था कॉफी बनाने के लिए। मदीहा सिर झुकाए ही कहती है, मुझे। तो फिर कॉफी किसे बनानी थी। अदनान ने मदीहा की तरफ देख के पूछा, मुझे। फिर तुमने सोफिया से क्यों बनवाई। मदीहा नाराजगी से बोली, क्योंकि मुझे ठीक से बनानी नहीं आती, मैं आपको 3 दिन से शक्कर की जगह नमक की कॉफी पिला रही हूँ, और मुझे सब समझ आ रहा है कि क्यों आपने मुझे ये बात नहीं बताई। अदनान अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए बोला, अच्छा जरा मुझे भी बताओ कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया। इसलिए ताकि आप सब लोगों में मुझे बदनाम कर सके और सबको ये बताकर मेरा मजाक उड़ाए कि मुझे कॉफी तक बनानी नहीं आती। आप तो हैं ही बुरे, मदीहा बोली। अदनान उसकी बात सुनकर गुस्से में उसे घूर कर कहता है, मैं कैसा हूँ ये तो छोड़ो, पर तुम निहायत ही बेवकूफ हो, इसमें कोई शक नहीं। तुम एक काम करो, यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि तुमसे समझदारी की उम्मीद तो मैंने करनी ही छोड़ दी है। और हाँ, आज के बाद अगर तुमने किसी और से कॉफी बनवाई तो कसम से मैं तुम्हें हवेली की सबसे ऊंची छत से नीचे फेंक दूंगा। मदीहा उसकी धमकी सुनकर जरा हिचकिचाते हुए कहती है,
और ऐसा करने के बाद आप बचेंगी भी नहीं, पूरी ज़िंदगी जेल में चक्की पीसेंगे आप। अदनान गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम सीधा सीधा जा रही हो या मैं कुछ करूं? जा रही हूँ। मदीहा इतना कहकर जल्दी जल्दी वहाँ से जाते हुए खुद से बड़बड़ाती है, हाँ बहुत ताजमहल बना रखा है ना इन्होंने, जो मुझे यहाँ रुकने का शौक है, बाहर में जाइए और इनका कमरा। इतना कहते हुए वो वहाँ से भाग जाती है, पर अदनान ने उसकी सारी बातें सुन ली थी और वो बस गुस्से से उसे घूरता रह जाता है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और रात के वक्त डिनर के टाइम सब लोग टेबल पर बैठे आराम से अपना अपना डिनर कर रहे थे। तभी दादी कहती हैं, कल हम सबको मिस्टर खान के यहाँ शादी में जाना है, याद है ना? कोई कुछ कहता उससे पहले ही अदनान अपना खाना खाते हुए ही कहता है, दादी मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। बेटा मैंने पूछा नहीं, बताया है कि सबको जाना है, इसके मतलब जाना है। और वैसे भी तुम शादी की बात को मना करके मेरा दिल हर बार तोड़ देते हो, कम से कम इस बार मेरा दिल तो रख लो। शादी नहीं कर रहे हो तो कम से कम शादी में तो चलो। उसकी दादी बोली, हाँ बेटा तुम जानते हो ना मिस्टर खान की कितनी अच्छी दोस्ती थी तुम्हारे दादाजी के साथ, हम सबको जाना चाहिए, पिछली बार हम जा नहीं पाए थे। सहीर जी बोले, अब्बू मुझे फालतू लोगों से मिलना पसंद नहीं और ना ही मेरे पास इतना टाइम है जो मैं ऐसी सोशल गैदरिंग अटेंड करता फिरूं। आप लोगों को जाना चाहिए, मुझसे उम्मीद मत रखिए। अदनान की बातें सुनकर सब थोड़े मायूस हो जाते हैं, पर सबको पता था अदनान से जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जा सकता। वही मदीहा, वो तो काफी एक्साइटेड थी, उसे बहुत पसंद था शादियों में जाना। वो कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो जरूर जाऊंगी, कितना टाइम हो गया किसी शादी में नहीं गए, कितना मजा आएगा वहां पर, इतने सारे लोग होंगे, सुंदर सुंदर कपड़े पहनेंगे हम सब और डांस करेंगे। मुझे तो बहुत पसंद है ऐसे फंक्शंस। उसे ऐसे एक्साइटेड देखकर सब मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाते। वहीं उसे ऐसे खुश देखकर अदनान की नजरें भी उस पर ठहर जाती है, पर उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता था। दूसरे दिन शाम का वक्त, सभी शादी में जाने के लिए हॉल में मौजूद थे। अदनान का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है। खैर उसने पहले ही कह रखा था कि वो शादी में नहीं जाएगा, तो किसी को उससे कोई उम्मीद नहीं थी। बाकी सब हॉल में ही थे सिवाय मदीहा और सोफिया के, वो अभी तक तैयार नहीं हुए थे। सिफा जरा जाकर देखिए, बच्चियां अभी आई नहीं, बहुत देर हो गई है, जाना भी है, सहीर जी बोले। उनकी बात सुनकर सिफा जी सीढ़ियों की तरफ बढ़ी ही थी, तभी ऊपर से मदीहा और सोफिया उतरते हुए दिखती हैं। सोफिया ने एक लाल और ग्रीन कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था, बालों को कर्ल किया हुआ था, कानों में झुमके और माथे पर टीका, वो बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ मदीहा ने एक सफेद और गोल्डन कलर का सरारा कुर्ता पहना हुआ था, जिसके बड़े से दुपट्टे में खूब सारा गोल्डन वर्क था। बाल तो उसके थे ही स्ट्रेट, इसलिए उसे वैसे ही छोड़ा हुआ था, और कानों में गोल्डन झुमके, हल्का सा मेकअप और रेड लिपस्टिक, वो बहुत कातिलाना लग रही थी। वो दोनों नीचे आई तो सिफा जी उनकी बलाएं लेते हुए कहती है, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी बच्चियाँ। उम्मीद उनके पास आकर नाराजगी से कहती है, मुमानी मैं नहीं लग रही खूबसूरत। सिफा जी उसके गाल खींचते हुए बोली, तुम तो सबसे प्यारी लग रही हो मेरी गुड़िया। उनकी बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। वहीं अजहर तो एक टक बस सोफिया को देखे जा रहा था अपना मुंह खोलकर, और उसे ऐसे देखकर रियान उसके कान में कहता है, भाई जरा आराम से नजर लगाना मेरी बहन को। उसकी बात सुनकर अजहर हड़बड़ाते हुए अपनी नजरें हटाकर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। उसे ऐसे हड़बड़ाते देख रियान मुस्कुराता है, फिर मदीहा और सोफिया के पास जाकर सोफिया को देखकर कहता है, सोफिया मदीहा कहाँ है, लेट हो रहा है। उसकी बात सुनकर मदीहा उसे घूर कर कहती है, आपको दिखाई नहीं दे रही मैं इतनी बड़ी। उसे देखकर रियान नौटंकी करते हुए कहता है, मदीहा तुम, मैंने तो पहचाना ही नहीं। वही मैं कहूँ ये खूबसूरत लड़की कौन आ गई। ये तुम हो, मतलब मेकअप भी क्या कमाल की चीज है, 2.5 किलो मेकअप लगा के कोई भी खूबसूरत बन सकता है। उसकी बात सुनकर मदीहा चिढ़कर कहती है, आपका क्या मतलब, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। सिफा जी रियान का कान मरोड़ते हुए उसे डांटते हुए कहती हैं, ऐसे बात करते हैं, छोटी है तुमसे। अम्मी छोड़िए, मैं तो मजाक कर रहा था, रियान बोला। उनकी ऐसी मस्ती मजाक देखकर सही जी कहते हैं, अच्छा चलो बहुत हो गया मजाक, अब चलना है, वैसे ही हमें देर हो रही है। उनकी बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिलाकर निकल जाते हैं। इधर करीब 1 घंटे बाद अदनान की कार हवेली के बाहर आकर रुकती है। वो अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए अंदर आता है तो वहाँ कोई नहीं था, चारों तरफ खामोशी थी। वो एक नज़र चारों तरफ घुमाता है और वहीं खड़े एक मुलाजिम से पूछता है, सब लोग कहाँ हैं, घर इतना खाली क्यों है। मुलाजिम से झुकाए हुए कहता है, साहब वो घर के सभी लोग किसी शादी में गए हैं, बड़ी मेम साहब कहकर गई थी कि आप आए तो आपको खाना लगा दूं। अदनान को उसकी बात सुनकर याद आता है कि कल सबने उसे भी शादी में जाने के लिए कहा था, पर उसने तो पहले ही साफ मना कर दिया था।
वो मुलाजिम से बिना कुछ कहे सीधा ऊपर सीढ़ियों की तरफ चला जाता है और जब वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है तब सबसे पहले उसकी नज़र मदीहा और सोफिया के कमरे की तरफ जाती है, जो कि बाहर से बंद था। उस कमरे को देखकर उसकी आंखों में मदीहा का वही एक्साइटेड चेहरा आ जाता है जो कल शाम को डिनर करते वक्त था, जब वो शादी के बारे में बता रही थी। कुछ सोचकर वो सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है। करीब 30 मिनट बाद वो वापस सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आता है, पर इस वक्त उसने एक सफ़ेद रंग का सलवार कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर क्रीम कलर की बास्केट जैकेट थी। हाथों में कोई महंगी घड़ी, बालों को बड़े अच्छे से सेट किया हुआ था और वो देखने में बहुत हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल इंडियन ट्रेडिशनल मुंडा। वो नीचे आकर सीधा बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी वो मुलाजिम हिम्मत करके उससे पूछता है, साहब मालकिन ने आपके लिए खाना लगाने को कहा था, आप कहाँ जा रहे हैं? वो गुस्सा करेंगी मुझ पर। अदनान बिना उसकी तरफ ध्यान दिए बाहर जाते हुए सिर्फ इतना ही कहता है, शादी में। बाहर आकर वो अपनी कार में बैठता है और सीधा कार हवेली के बाहर की तरफ दौड़ा देता है। इधर अब तक बाकी घर वालों की कार भी शादी वेन्यू पहुंच गई थी। सब लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ गार्डन को बहुत खूबसूरत तरीकों से लाइट से सजाया गया था और काफ़ी सारे मेहमान मौजूद थे। उन लोगों को आता देख सबकी अटेंशन उन पर चली जाती है। अब भाई वो पूरी दिल्ली के सबसे अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। जब मिस्टर खान और मिसेस खान की नज़र उन पर जाती है तो वो लोग भी उनका इस्तकबाल करने उनकी तरफ आते हैं और बड़ी मोहब्बत से रुखसार जी और बाकी घर वालों से मिलते हैं। वहीं सोफिया, उम्मीद और मदीहा भी एक तरफ खड़े मुस्कुराते हुए आसपास देख रहे थे। तभी कोई उनके पास आकर उनके कान में एकदम से कहता है, बूम। तीनों डर कर एकदम से पीछे देखती है तो वहाँ यास्मीन खड़ी जोर जोर से हंसते हुए उन्हें ही देख रही थी। मदीहा गुस्से से बोली, तुमने क्या हमको मारने का इरादा बना लिया है या फिर शादी वाले घर को मातम वाले घर में बदलना है जो ऐसे डरा रही हो? अभी हार्ट अटैक वटैक हो जाता तो? अपने अम्मी अब्बू की इकलौती औलाद हूँ मैं, तुमसे जिम्मेदारी लेती। मदीहा गुस्से से बोली, अरे भाई तुम जरा भड़कना बंद करो, और ऑब्वियसली मेरे अलावा कौन हो सकता था? तुम भूल गई क्या? मेरे अब्बू भी मिस्टर खान के फ्रेंड है, तो मुझे तो यहाँ आना ही था और मैंने तो तुम्हें पहले भी मैसेज करके बता दिया था। पर ये सब छोड़ो, क्या कातिलाना लग रही हो आज। तुम्हें देखकर मुझे वो लाइन याद आती है जो हर बेस्ट फ्रेंड अपने दोस्त से कहती है। मदीहा नासमझी में बोली, कौन सी लाइन? वही कि अगर मैं लड़का होती तो तुमसे ही शादी कर लेती, यास्मीन बोली। उसकी बात सुनकर बाकी तीनों मुस्कुराने लगते हैं। तभी सोफिया जरा नाराजगी से कहती है, अच्छा केवल वही खूबसूरत लग रही है और मैं क्या मटर छीलने आई हूँ? यास्मीन उसे साइड हक करते हुए बोली, अरे मेरी जान तुम तो हो ही खूबसूरत, पर ये तो आज खूबसूरत लग रही है ना। और वैसे भी मैं क्या नाचीज तुम्हारी तारीफ करूं, तुम्हारे हुस्न का दीवाना तो कोई पहले ही हो रखा है। ये कहते हुए वो अजहर की तरफ इशारा करती है जिससे सोफिया शर्मा देती है। वहीं मदीहा उसे घूर कर देख रही थी। यास्मीन बाजी आपने मेरा तो बताया ही नहीं, मैं अच्छी नहीं लग रही? उम्मीद बोली। यास्मीन प्यार से उसके गाल खींचते हुए कहती है, अरे मेरी गुड़िया तुम तो हमेशा ही प्यारी लगती हो और आज भी बहुत प्यारी लग रही हो। उम्मीद मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। उम्मीद ठीक कह रही है, ये ब्लू कलर तुम पर बहुत सूट कर रहा है, सोफिया बोली। वैसे मैं कहना तो नहीं चाहती पर तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, जो तुम हमेशा नहीं लगती। उसकी बात सुनकर यास्मीन सिर्फ मुस्कुरा देती। मदीहा ने कहा तो उसकी बात सुनकर यास्मीन सिर्फ मुस्कुरा देती है क्योंकि उसे पता था मदीहा अपना बदला लेकर छोड़ती है। यास्मीन ने एक ब्लू कलर का लॉन्ग गाउन पहना हुआ था जिस पर डार्क ग्रीन कलर का दुपट्टा था और गोल्ड की कढ़ाई। बालों का जूड़ा बनाया हुआ था जिस पर फूलों का गजरा लगा था। वो कानों में बड़े बड़े झुमके और माथे पर टीका। वो यकीनन खूबसूरत लग रही थी। रियान जो मदीहा और सोफिया की तरफ ही आ रहा था, यास्मीन की पीठ उसकी तरफ थी और फोन में ध्यान होने के कारण गलती से वो हल्का सा यास्मीन से टकरा जाता है और बिना उसकी तरफ देखे कहता है, आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसकी बात सुनकर यास्मीन उसे घूरते हुए कहती है, आज तक कभी ध्यान दिया जो अब दोगे? तुम्हारी आंखें बचपन से ही काम नहीं करती, जो हमेशा मुझसे टकराते रहते हो। उसकी आवाज़ सुनकर रियान का ध्यान यास्मीन पर जाता है और एक पल को तो उस पर ठहर ही जाता है, पर तभी वो दोबारा अपने टसन में आकर उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है, ओह प्लीज़, मैं तुमसे सिर्फ गलती से टकराता हूँ, क्योंकि जानबूझकर अगर मुझे टकराना होगा तो कम से कम तुमसे तो नहीं टकराऊंगा। इतनी बुरी चॉइस नहीं है मेरी। ये सुन यास्मीन गुस्से में बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर मुझे तुम्हारी चॉइस बनना भी नहीं है और तुम्हारी चॉइस तो है ही बेकार। मुझे अभी भी याद है तुम्हारी उन एक्स गर्लफ्रेंड के नाम क्या था, मरियम, कियारा, जानवी, सारा। यास्मीन के कहने पर रियान मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, तुम्हें तो सब पता है, मेरे बारे में जासूसी करती फिरती हो क्या? यास्मीन मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे किस्से तो मुझे उड़ते उड़ते सुनाई देते हैं, वरना इतनी बुरी चॉइस नहीं है मेरी जो तुम्हारी जासूसी करूं।
उसकी बात सुनकर अब चिढ़ने की बारी रिहान की थी। वहीं सोफिया, उम्मीद और मदीहा बस उन्हें देख रही थी, क्योंकि ये बचपन से चलता आ रहा था। रियान और यास्मीन की एक सेकंड के लिए नहीं बन सकती थी। अब दोनों के बीच जैसे 36 का आंकड़ा था। बचपन में भी जब यास्मीन घर आती थी तो ऐसा एक बार भी नहीं हुआ था जब रियान की उससे लड़ाई न हुई हो। यास्मीन और रियान को ऐसे लड़ते देख मदीहा इरिटेट होते हुए कहती है, एक काम कीजिए, आप लोग एक दूसरे का सिर फोड़ दीजिए या फिर किसी बिल्डिंग से धक्का दे दीजिए, पर अपना ये तमाशा बंद कीजिए। उसकी बात सुनकर यास्मीन और रियान आसपास देखते हैं तो काफी लोग उन्हें ही घूर रहे थे, इसलिए चुपचाप एक दूसरे को घूर कर दूर दूर खड़े हो जाते हैं। चलो ना, दुल्हन को देख कर आते हैं, सोफिया बोली। उसकी बात सुनकर मदीहा, उम्मीद और यास्मीन भी वहां से उसके साथ चले जाते हैं और रियान मुंह बनाकर अजहर के बगल में खड़ा हो जाता है। उसकी ऐसी उतरी हुई शक्ल देखकर अजहर पूछता है, क्या हुआ, इसे सड़ा हुआ अंडा क्यों बना हुआ है? रियान चिढ़ते हुए बोला, क्या करूं, उस छिपकली की शक्ल देख ली, पूरा मूड खराब हो गया। अजहर हंसते हुए बोला, तुम दोनों बचपन से ही ऐसे हो, जब वो घर भी आती है तो तुम्हारा यही चालू रहता है। मेरी कोई गलती नहीं है, वो स्टूपिड लड़की मुझे इंस्टिगेट करती है, रियान बोला। अजहर उसे छेड़ते हुए बोला, सिर्फ इंस्टिगेट करती है या कुछ और भी करती है? रियान उसकी बात का मतलब समझते हुए गुस्से में कहता है, भाई इतना बुरा टेस्ट नहीं है मेरा, सो प्लीज। उसकी बात सुनकर अजहर बस मुस्कुरा कर रह जाता है। वो कुछ और कहता तभी उसकी नजरें एंट्रेंस पर जाती है और वहां पर किसी को आता देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसके मुंह से निकलता है, भाई। उसकी नजरों का पीछा करके जब रेयान देखता है तो अदनान को आता देख वो भी हैरानी से कहता है, अदनान भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो मना कर दिया था ना। हाँ, एक बार भाई मना कर दे तो फिर तो वहां जाते नहीं है, पर यहाँ कैसे आ गए? अजहर बोला। वही अदनान जैसे ही अंदर आता है सबका ध्यान उस पर आ जाता है। अब भाई इंडियाज यंगेस्ट एंड बेस्टेस्ट क्रिमिनल लॉयर, ऊपर से इतना हैंडसम एंड हॉट, सबका टेंशन उस पर जाना तो नॉर्मल ही था। लड़कियां तो लड़कियां, यहाँ तक कि आंटियां भी उसे ऐसे देख रही थी जैसे जिंदगी में कभी कोई लड़का देखा ही ना हो। वही अदनान का ध्यान तो किसी पर था ही नहीं, वो तो चारों तरफ शायद किसी को ढूंढ रहा था। तभी सहेज जी उसके पास आकर जरा हैरानी से पूछते हैं, तुम यहाँ कैसे? तुम तो नहीं आने वाले थे। अदनान बिना किसी भाव के अपनी रूड आवाज में कहता है, आप चाहते हैं मैं चला जाऊं? सहीज जी उसके कंधे थपथपाते हुए मुस्कुरा कर बोले, तुमसे तो सीधे जवाब की उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी होगी। खैर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुशी हुई तुम यहाँ आए। यहाँ काफ़ी लोग तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं, एक बार सबसे मिल लेना। इतना कहकर वो चले जाते हैं। तभी अजहर और रेयान भी अदनान के पास आकर खड़े हो जाते हैं। भाई आप तो नहीं आने वाले थे, अजहर बोला। अदनान जो अब इस सवाल पर बुरी तरह चिढ़ चुका था उसे घूर कर कहता है, तुम्हें कोई मसला है मेरे आने न आने से? अजहर शक पकाते हुए बोला, नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। अदनान दोबारा पूरे हॉल में नजरें घुमाते हुए कहता है, बाकी सब कहाँ हैं? सब यही तो है भाई, देखिए दादी, अम्मी, चाची, फुप्पी सब उधर लेडीज से बातें कर रहे हैं। अब्बू और चाचू उधर है मिस्टर खान के पास। अदनान को जो सुनना था रियान ने उसे छोड़कर सब जवाब दे दिया था, जिससे अब अदनान को गुस्सा आने लगा था। अदनान दांत पीसते हुए बोला, और बाकी लोग? उसकी बात का मतलब समझते हुए इस बार अजहर कहता है, भाई वो सोफिया, मदीहा और उम्मीद शायद दुल्हन के पास है। उसकी बात सुनकर अदनान कुछ नहीं कहता, पर उसका मूड कुछ खराब जरूर हुआ था। वो अभी आसपास देख ही रहा था कि एक आदमी जिसकी उम्र कुछ 29-30 साल होगी, हाथों में वाइन का ग्लास लिए उसके पास आकर कहता है, हेलो मिस्टर सिद्दीकी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग यू हियर। अदनान एक नजर उस आदमी को देख कर कहता है, मुझे याद नहीं, मैं आपको जानता हूँ। आदमी मुस्कुराते हुए बोला, अरे आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए, याददाश्त अच्छी नहीं है लगता है आपकी। अदनान हल्का मुस्कुराते हुए बोला, याददाश्त तो मेरी काफी अच्छी है, पर यकीनन आप में कोई याद रखने वाली बात नहीं होगी। उसकी बात सुनकर उस आदमी का मुंह देखने लायक था, पर फिर दोबारा मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मैं सिर्फ राजवीर शेखावत, इंडिया का जाना माना बिजनेसमैन हूँ मैं। इतना कहकर वो अपना हाथ बढ़ाता है अदनान की तरफ। अदनान एक नजर उसे और फिर उसके हाथ को देखकर बिना हाथ मिलाए कहता है, आपको अगर कोई काम है तो कहिए, वरना मैं फिजूल में वक्त जाया करने पर विश्वास नहीं रखता। उसकी बात सुनकर राजवीर को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगती है, पर फिर वो वापस मुस्कुरा कर कहता है, बात तो बिना काम के भी हो सकता है, क्यों ना एक गिलास ड्रिंक हो जाए? मैं सस्ते नशे नहीं करता, अदनान ने कहा तो राजवीर हैरानी से बोला, क्या बात कर रहे हैं, आप ड्रिंक नहीं करते? ऐसा कोई नशा नहीं जो अदनान सिद्दीकी के सिर पर चढ़कर बोल सके। और रही बात शराब की, तो मुझे एडिक्टिव चीजों का शौक नहीं। नाउ एक्सक्यूज मी। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और राजवीर उसे घूरते हुए कहता है, इस हद तक एटीट्यूड है इस इंसान को जो राजवीर शेखावत की इंसल्ट कर दी।
इधर दुल्हन के कमरे से बाहर मदीहा अपनी टीम के साथ हॉल में आती है तो वहाँ काफी सुना सुना लग रहा था। ये देखकर मदीहा चिढ़ते हुए कहती है, कैसी रूखी सूखी शादी है यार, सही में ना कोई गाना ना कोई म्यूजिक। यास्मीन बोली, तो क्यों ना हम जरा चार चांद लगा दें। सोफिया की बात सुनकर तीनों मुस्कुराती हैं और मदीहा डीजे वाले के पास जाकर गाना प्ले करने को कहती है और अचानक गाना प्ले होता है। इसी के साथ सभी का ध्यान गार्डन के बीचों बीच जाता है जहां मदीहा, सोफिया, यास्मीन और उम्मीद माही भी सॉन्ग पर डांस कर रही थी। अदनान जो किसी से बात कर रहा था, सबका ध्यान गार्डन के सेंटर पर देखकर वो भी वही देखता है तो उसकी आंखें बस वहां ठहर कर रह जाती है। मदीहा बाकी लड़कियों के साथ बड़े मजे से डांस कर रही थी। उन्हें इतने मजे से डांस करता देख अजहर और रियान भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। अब वो डांस करते हुए भी रियान और यास्मीन लड़ रहे थे। अदनान का सारा ध्यान मदीहा पर ही था। वो खोए हुए से अंदाज में उसे देख रहा था। घर पर तो वो बड़ी सादगी से रहती थी पर आज वो काफी अलग लग रही थी। वो अदनान शादी में है इसकी खबर उसे नहीं थी, वरना वो शायद इतना खुलकर ना डांस कर पाती और ना ही तैयार हो पाती, क्योंकि अदनान की सख्ती इतनी थी कि उसे इजाजत नहीं थी इन सब चीज की। वहीं अदनान बिना भाव के आंखों में जज्बात ले उसे ही देख रहा था, पर अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं और वो गुस्से में अपनी लाल आंखों से मदीहा को घूरते हुए उसकी तरफ बड़े बड़े कदम बढ़ाने लगता है। अब तक डांस में खोई हुई मदीहा को अंदाजा ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तभी अचानक गाना बंद होता है और अब तक अदनान जो मदीहा के पास पहुंच चुका था वो उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचते हुए कहीं ले जाने लगता है। वो तो सभी लोग तालियां बजाने में खोए हुए थे और मदीहा एकदम लास्ट में खड़ी थी, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला कि अदनान उसे कहीं लेकर जा रहा है। पर अजहर ने ये जरूर देख लिया था। अदनान मदीहा को खींचते हुए वहीं एक कॉर्नर में लेकर जाता है जहां कोई नहीं था। अब तक मदीहा ने उसका चेहरा नहीं देखा था और किसी अनजान के द्वारा ऐसे खींचे जाने पर वो डरते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम। मैंने कहा छोड़ो, अम्मी अब्बू मुझे बचा। इससे आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले अदनान मदीहा को एक झटके से दीवार से लगाकर उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसे अपनी कैद में करके जानलेवा नजरों से घूरने लगता है। वहीं उसे देखकर मदीहा शौक होते हुए कहती है, आप यहाँ पर, आप तो नहीं आने वाले थे। अदनान ने अभी भी उसे कोई जवाब नहीं दिया, वो बस उसे घूर रहा था। उसकी नजरों से डरते हुए मदीहा घबरा कर कहती है, क्या हुआ, मैंने कुछ कर दिया क्या? देखिए इस बार तो मैंने कुछ नहीं किया, आप ऐसे काले बिल्ले की तरह घूर क्यों रहे हैं, कोई मसला हो गया है? अदनान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस उसे घूर रहा था और उसकी नजरों से अब मदीहा को डर लग रहा था। वो घबराते हुए कहती है, मुझे जाना है, सब ढूंढ रहे होंगे। इतना कहकर वो जाने लगती है। तभी अदनान दोबारा से उसे दीवार से लगाकर अपनी बेहद ठंडी मगर धीमी आवाज में कहता है, कहीं नहीं जाना। उसकी ऐसी ठंडी आवाज सुनकर मदीहा बेहद डर जाती है और डरते हुए ही कहती है, मुझे जाना है, मुझे जाने दीजिए। अदनान उसकी गुजारिश को नजरअंदाज करते हुए अपनी सख्त आवाज में पूछता है, ये क्या पहना है तुमने? कपड़े पहने हैं और क्या पहना है? और अब आपको मेरे कपड़ों से भी मसला है? मतलब प्रॉब्लम क्या है आपकी? अदनान मदीहा की बात बीच में काट कर बोला, तुम्हारी जिप खुली है। उसके ये कहते ही मदीहा जल्दी से हड़बड़ाते हुए पीछे हाथ करके देखती है तो वाकई में उसके कुर्ते की जिप बहुत ज्यादा खुली थी। ये महसूस करके वो एकदम से घबरा जाती है और अपनी पीठ सीधा दीवार से लगा लेती है। अब उसे अदनान के सामने घबराहट, शर्म और झिझक तीनों महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे तो क्या कहे। वहीं उसे ऐसे अनकंफर्टेबल होता देख अदनान उस पर से अपनी नजरें हटाकर कहता है, मैं सोफिया को भेजता हूँ। इतना कहकर वो जाने वाला होता है कि मदीहा उसे रोक कर कहती है, आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी खुद से। इतना कहकर वो अपने हाथ पीछे करके जिप लगाने की कोशिश करती है पर अचानक चर्र की आवाज के साथ वो जिप टूट कर उसके हाथ में आ जाती है और साथ में कुछ हद तक उसका कुर्ता भी फट जाता है। अदनान अचानक उसकी तरफ देखता है तो वो डर कर दीवार से लगी खड़ी थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों सोफिया को बुलाने को मना किया। उसका कुर्ता काफी फटा हुआ था। अचानक डर और शर्म के कारण उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। अदनान जब उसे ऐसे रोते देखता है तो उसके कंधे पर डाला दुपट्टा लेकर उसे एक शॉल की तरह उड़ा देता है। वहीं मदीहा उसे ऐसा करते देख उसकी तरफ देखती है तो वो भी उसी के चेहरे को देख रहा था और न जाने क्या हुआ, मदीहा की आंखों से उसे देखकर आंसू और तेजी से गिरने लगे। वहीं उसे ऐसे रोता देख अदनान अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए नाम में गर्दन हिलाते हुए कहता है, अच्छे बच्चे रोते नहीं है, इसलिए चुप हो जाओ और अभी हम सीधा घर जा रहे हैं, समझी? मदीहा के पास उसके साथ जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अब वो इस हालत में नहीं थी जो यहाँ पर रुक सके, इसलिए चुपचाप जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाती है। अदनान भी बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर उसे हॉल से बाहर ले जाता है। इस बीच मदीहा ने सोफिया को मैसेज करके सारी बात बता दी थी।
पहले तो सोफिया ने उसके साथ आने की जिद की, पर फिर मदीहा ने किसी तरह उसे समझाकर वहीं रुकने का कहकर खुद अदनान के साथ घर की तरफ चल पड़ी। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।